दोस्तों, आज हम सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में कृष्ण कल्पित जी के साथ हैं। कृष्ण कल्पित वो नाम जिसके बिना समकालीन हिंदी कविता की कल्पना नहीं की जानी चाहिए। 40 साल से लगातार, बल्कि ज़्यादा समय मैं कहूँगी, कृष्ण कल्पित जी की कल्पनाएं हमारे हिंदी ने साहित्य में, कविता जगत में और गद्य में भी मूर्त रूप ले रही हैं। आप अगर कल्पित जी की भाषा से परिचित हैं तो फिर यूं कहना चाहिए कि हमारी हिंदी भाषा बिना लाग लपेट वाली, कोई चतुराई नहीं, कोई बांकापन नहीं, कोई आवरण नहीं। कृष्ण कल्पित जी की कविताएं ऐसी ही भाषा में सोती जागती हैं और हम तक पहुंचती हैं। हिंदी से उन्हें इश्क है, उर्दू से दिल लगी, और इन दोनों भाषाओं के समान रूप से पारखी कृष्ण कल्पित जी लगातार अपनी कविताओं को अपनी बेबाकी, अपने फक्कड़पन और अपने बिंदास अंदाज से हम सबके सामने रखते रहे हैं। इनकी कविताओं की तुलना अगर सर्दियों की किसी आम दोपहरी से कर दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कल्पित जी की कविताएं जो हैं हमारी बतकही शैली, बतियाने की शैली, और बतकही शैली जब मैं कह रही हूँ तो दरअसल वो हमारी बोलचाल का हिस्सा है, हमारी भाव भंगिमाओं का हिस्सा है, हमारे तेवर और मिजाज का हिस्सा है। हमें खबर तक नहीं होती और वो कविताएं सीधे मन में उतर जाती हैं। उनकी प्रकाशित पुस्तकों में अगर मैं कुछ बताऊं तो भीड़ से गुजरते हुए 80 में आई थी, बढ़ई का बेटा 90 में, कोई अछूता सबद 2003 में, एक शराबी की सूक्तियां बहुत प्रसिद्ध हुई थी, बहुत लोकप्रिय हुई थी 2006 में, बाग बेदिल 2013 में, और हिंदी का प्रथम काव्यशास्त्र कविता रहस्य 2015 में। इन्होंने सिनेमा और मीडिया जगत पर भी काफ़ी काम किया है। उनकी एक छोटी सी पुस्तक संकलन छोटा पर्दा बड़ा पर्दा 2013 में आ चुकी है। कृष्ण कल्पित जी सोशल मीडिया पर आभासी दुनिया में अपनी तीव्र प्रतिक्रिया, अपने तेवर और बहुत दफ़ा अपनी तलखी और अपने कड़वे कसैले पन के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन खरा खरा बोलना कृष्ण कल्पित जी को भाता है, और पीठ पीछे नहीं बल्कि सामने से वार करना और जो गलत है उसका प्रतिरोध करना, प्रतिकार करना कृष्ण कल्पित जी की कविताएं सिखाती हैं। साथियों, ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा मैं अपनी पसंद की कविताओं पर आती हूँ, जो आज मैंने चुनाव किया है कृष्ण कल्पित जी की उन कविताओं के साथ, जो आज मैं अपने शोधार्थियों के बीच पढ़ूँगी। सबसे पहले उनकी 2 प्रेम कविताएं जो मुझे बहुत भाई और उन पर बात होनी ही चाहिए, क्योंकि आप देखें कि बिल्कुल आपको लगेगा कि इस तरह की कविताएं भी ये कवि लिख रहा है। मतलब ताजुब तो नहीं, लेकिन हाँ, आपको उनकी मल्टी डायमेंशनल, उनकी बहुआयामी व्यक्तित्व के बारे में भी इन कविताओं को जानकर, पढ़कर, सुनकर समझ में आएगा। पहली कविता है, अब उसमें एक चिड़िया का घोंसला है, गुप्त रोगों के शर्तिया इलाज की पोस्टर उसके बदन से लिपटे हुए हैं। लालटेन के चारों ओर बना हुआ लोहे का फूल थोड़ा दाहिनी तरफ झुक गया है। पुराने बस स्टैंड के पास ठेलों, खोमचों और ख़ास कस्बाई शोर से घिरा हुआ यह पत्थर का लैंप पोस्ट नहीं होता तो मैं कैसे पहचान पाता कि यह वही कस्बा है और वही पुराना बस स्टैंड जहाँ से 40 बरस पहले मैं चला गया था, जहाँ से 40 बरस पहले मैं चला गया था एक जर्जर बस में बैठकर किसी अज्ञात शहर की ओर। कोई अपनी प्रेमिका से क्या लिपटता होगा, कोई अपनी प्रेमिका से क्या लिपटता होगा, जैसे कभी मैं लिपटता था इस पत्थर के लैंप पोस्ट से। इस पत्थर के पेड़ को हमने अपने आंसुओं से सींचा था, जिसके नीचे खड़ा होकर अभी मैं मीर को याद कर रहा हूँ, नहीं रहता चिराग ऐसी पवन में। साथियों, एक दूसरी कविता, ये दोनों पढ़ लो, फिर इस पर हम थोड़ी सी
बात करेंगे। मैंने एक स्त्री को प्यार किया और भूल गया। मैं उस पत्थर को भूल गया जिससे मुझे ठोकर लगी थी। और वह कौन सा रेलवे स्टेशन था जिसकी एक सूनी बेंच पर बैठकर मैं रोया था। मैंने अपमान को याद रखा और अन्याय को भूल गया। अंत में मोहब्बत भुला दी जाती है और नफरत याद रहती है। जलना भूल जाते हैं पर अग्नि याद रहती है। मुझे भुला देना किसी भुला दिए गए प्यार की तरह, और याद रखना एक खोए हुए सिक्के की तरह या किसी गुम चोट की तरह। दुनिया में प्यार के जितने भी स्मारक हैं वे पत्थर के हैं। साथियों, शोधार्थियों, आप ये देखें कि इन दोनों कविता में एक कॉमन चीज़ जो है वो है पत्थर, और कि पैरेलल ये दो चीज़ें, प्यार और पत्थर, और ये दोनों कविताएं मुझे बेशकीमती इसलिए लग रही हैं कि दोनों में प्यार भरपूर है, लबालब है। कृष्ण कल्पित जी के ठोस व्यक्तित्व में, बहुत दफ़ा उनको उग्र भी कहा जाता है, कई वाद संवाद विवाद में वे उलझ जाते हैं और आक्रामक भी हो जाते हैं, और तुरंत की प्रतिक्रिया उनकी कई दफ़ा लंबा एक श्रृंखला विवाद का खड़ा कर देती है, शुरू कर देती है। लेकिन शुरू करते हैं तो ये शुरू करने का जोखिम कौन उठाता है? ये साहस, ये जवाबदेही कौन निभाता है? सच्चा प्रेमी जो होता है, जो पाषाण सा दिखता ज़रूर है लेकिन अंतः सलीला से भरपूर लबालब होता है। तो ये अंतः सलीला मैंने खोजा इन दोनों कविताओं में कि प्रेम से लबालब कृष्ण कल्पित किस तरह से स्मृतियों को संजोए हुए हैं, और ये वही अनुभव, वही स्मृतियाँ, वही संवेदन हैं जो आज तक इनको जीवंत रखे हुए हैं, बल्कि प्रखर किए हुए हैं। कोई अपनी बात पर अगर अड़ सकता है पूरी त्वरा से, पूरी प्रखरता से, तो ज़रूर उसके पास ऐसी संजोई हुई पूंजी है जो इस बाहरी दुनिया के वर्चस्व से बिल्कुल अलग है। वही उसकी बपौती है, वही उसकी पहचान है, और वही इस रचनाकार की रचनाओं को समृद्ध कर रही है। साथियों, तो शोधार्थियों, इनमें प्रेम कैसे मैंने देखा कि अपनी सुधियों को, अपनी स्मृतियों को सहेज कर रखता है कवि, और कहता है बाकी तमाम बातें भुला दी जाएं, सब कुछ भुला देने लायक है, लेकिन वो अग्नि, वो आग जो जल रही है, सुलग रही है, जिस पर राख, समय की राख धरी है, लेकिन उसके भीतर जो लौ है, जो आग है, जो आँच है, कृष्ण कल्पित की कविताओं में जो आँच है, उसे शोधार्थियों पकड़ने की कोशिश कीजिए। अवधू अग्नि जले की काठ, किसी को लगता है कि आग जल रही है और कोई कहता है काठ जल रहा है, लेकिन ये तो चिन्हने वाला, चिन्हित करने वाला, उसको जीने वाला, भोगने वाला जानेगा कि आग जल रही थी कि काठ। तो कृष्ण कल्पित के इस मन को आज हम लोगों ने छुआ। मेरी पसंद की उनकी और कुछ कविताओं के साथ 3 और ज़रूरी कविताएं मैं आज पढ़ूंगी इन 2 कविताओं के अलावा। ये सटायर है शोधार्थियों, सरकज़म को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। व्यंग्य में जो करुण है, दरअसल कोई भी व्यंग्य अगर करुणा उत्पन्न नहीं करता तो व्यंग्य नहीं है, और कृष्ण कल्पित जी को ये अच्छी पहचान है, समझ है कि वे करुणा पैदा करती हैं ये कविताएं। आप जब पढ़ते हैं तो व्यंग्य तिलमिला देता है, आप तकलीफ से उपचूप हो जाते हैं, लेकिन उस तकलीफ को भोगने के बाद जो दर्द, अगर पसीजे ना मन, अगर करुणा न उत्पन्न हो, तो वो व्यंग्य बेकार है। लेकिन यहाँ यह सार्थक व्यंग्य है। साथियों, कविता है कवियों के भरोसे। कवियों के भरोसे छोड़ना ठीक नहीं। मिस्त्रियों, हो सके तो इस शताब्दी को बचाओ। तुम्हारे अलावा कोई नहीं है जो बचा सके इस 90 साल पुरानी मशीन को। धूप दिखाओ, ऑयल लगाओ, नट बोल्ट कसो, कुछ भी करो, लेकिन बचाओ, इससे पहले कि वे इसे कबाड़ में फेंक दें। हर रोज बाजारों में चमकती है नई टेक्नोलॉजी, बाजारों में,
हर रोज बाजारों में चमकती है नई टेक्नोलॉजी, लेकिन पहिया अभी भी गोल है। गोल है रोटी अपने नमक के साथ। रोटी को बचाने की फिक्र मत करो, वह हमें बचाएगी आखिरकार। जब चौराहों पर घट रहे हैं आश्चर्य, कवियों की खिड़कियां बंद हैं, धोबी तक लौटा देते हैं उनकी पतलून बगैर इस्त्री किए। एक पुरातत्वविद अंधेरे में बैठकर वे गपशप में तल्लीन हैं। कवियों के भरोसे छोड़ना ठीक नहीं। कवियों के भरोसे छोड़ना ठीक नहीं। वो भला क्या बचा पाएंगे जो ढूंढते फिर रहे हैं माचिस की एक तीली। जब आग नहीं, आंच नहीं, ऊर्जा नहीं, ओज नहीं, तेज नहीं, तो केवल शब्द प्रचार, शब्द प्रसार और शब्द ठेलम ठेली ढेले की तरह फेंकने से शब्द कविता नहीं गढ़ी जा रही। और ऐसी कविता कोई परिवर्तन नहीं लाएगी, कोई बदलाव नहीं लाएगी। और याद रखिए साथियों कि अगर परिवर्तन नहीं आया तो ये अवसरवादी तमाम जो वर्चस्व बाहर पसरा हुआ है, ये ग्रस जाएगी, ये खा जाएगी, निगल जाएगी समूची सृष्टि को और कृष्ण कल्पित को। ये दरअसल चिंता है। और वो कहते हैं कि हुनरमंदों, कामगारों, श्रमशील लोगों, अब तुम ही उठो, कवियों के बूते की बात नहीं। क्योंकि ये शगल भर करते हैं, बतकही करते हैं, गपशप करते हैं, कुछ देर जुटते हैं, इकट्ठे होते हैं और फिर वही का वही, कोई बदलाव नहीं। अवसर की फिराक में जो कवि सभा समारोहों में गोष्ठियां कर रहे हैं, काव्य पाठ कर रहे हैं और रोज के रोज नए सम्मेलन हो रहे हैं, बहस मुबाहसे हो रही हैं, कृष्ण कल्पित आशंकित हैं। कहते हैं कि इस सब से कुछ घटने वाला नहीं, इस सब से कुछ बदलाव होने वाला, ज़रूरी फेरबदल होने वाला नहीं है। और इसीलिए वो ये काम सौंप देते हैं कामगारों को कि आप उठें और आप देखें, आप ही बदल सकते हैं। इन चालू पुर्जों को कसने की ज़रूरत है। इन मूर्छा लग गए, जंग खाए यंत्रों को दरअसल ऑयलिंग की ज़रूरत है। और गजब की कल्पना की है, क्या सिंबल्स देते हैं कृष्ण कल्पित कि आप इस कविता में इनको भी आप पकड़ सकते हैं। शब्दों के भीतर जो अर्थ की कई व्यंजनाएं हैं उनको भी पकड़ सकते हैं। एक दूसरी कविता बिल्कुल इससे मिलती जुलती और मुझे लगा कि इसमें भी वही दंश, वही तलखी, वही पीड़ा कृष्ण कल्पित को साले जा रही है, खाए जा रही है। वरिष्ठ कवियों, वे जो जिनकी कविताएं दीवारों पर खुद चुकी हैं, वे जो पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, वे जो अन्य भाषाओं में अनुदित हो चुके हैं, वे जो छात्रों की भाषा खराब कर चुके हैं, वे जिनकी प्रतिनिधि कविताएं कबाड़ी ले जा चुके हैं, वे जो जिन्हें दफनाया जा चुका है अपनी कब्रों में। कितना लहू पियोगे, कितना लहू पियोगे, कितने युवा कवियों का कलेजा चबाओगे। वरिष्ठ कवियों, वरिष्ठ कवियों, जाओ जाओ, सुसज्जित सभागारों में आपकी प्रतीक्षा हो रही है। फूल मालाएं मुरझा रही हैं आपके इंतजार में। वे जो जिनकी भाषा एक अरसे से ठहरी हुई है, विचार धुंधलाया हुआ है और कल्पना शक्ति हर रोज क्षीण हो रही है। वे जिन्हें रोज कच्ची कोपले चबाने को चाहिए, वे जो अपनी ख्याति के दलदल में धसे हुए कदम ताल कर रहे हैं, वे जिनकी आंखों से लहू नहीं लालच टपकता है, वे जो किसी असंभव प्रेम की आशा में अभी भी लिखे जा रहे हैं प्रेम कविता। वरिष्ठ कवियों थोड़ा हटो, वरिष्ठ कवियों थोड़ा हटो, रास्ता दो युवा कवियों को। एक मृत चित्रकार के पैसे से हर साल पेरिस में गर्मियां गुजारता है, एक जो अब भूलता जा रहा है जीवन में किन किन स्त्रियों का नमक खाया है, एक बरसों से अचेत है, उसी अचेतावस्था में ही किया गया सम्मानित, एक मुंबई में घायल है, एक देहरादून के एक होटल में पस्त, एक जयपुर में उपेक्षित है, एक पटना में सम्मानित, एक लखनऊ में बांसुरी बजा रहा है, एक भोपाल में चित्रकारी कर रहा है, एक संगीत में डूबा हुआ है, एक सिनेमा में,
एक संगीत में डूबा हुआ है, एक सिनेमा में, एक इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में स्कॉच पी रहा है और दूसरा लक्ष्मी नगर में ठर्रा। आदिवासी का एक कवि किसी आदिवासी की हत्या से नहीं, किसी पेड़ से पत्ते गिरने से व्यथित होता है। एक कवि कथाकारों की बस्ती में फरारी काट रहा है, एक को अभी अभी निगमबोध घाट पर जला कर आ रहे हैं, एक जो किसी रामानंद की लात की प्रतीक्षा में मणिकर्णिका घाट की सीढ़ियों पर लेटा हुआ है बरसों से, एक गठिया से परेशान है, एक आधा सीसी का शिकार है, एक को नोबेल का शक पड़ा हुआ है, गालिब की आड़ में जिन्ना की भाषा बोलने लगा है, एक ने कब लिखी थी कविता उसे याद तक नहीं, जिसकी एक भी पंक्ति नहीं बची, उसके पास सर्वाधिक तमगे बचे हुए हैं। वरिष्ठ कवियों, जाओ अपनी अपनी कब्रों में अपने अपने तमगों के साथ सो जाओ, अब अधिक धूल मत उड़ाओ, कृपया जाओ। अब अधिक धूल मत उड़ाओ, कृपया जाओ, खिड़की से धूप आने दो और मुझे खींचने दो, मुझे खींचने दो, चिल्लाने दो। साथियों, कृष्ण कल्पित उन कवियों पर निशाना साध रहे हैं जो अपने को रिपीट किए जा रहे हैं। वही भाव, वही विचार, वही संदेश बार बार जामा बदल बदल कर, शब्द बदल बदल कर परोसे जा रहे हैं सहृदय समाज को। और सहृदय समाज भी कैसा है कि उसे चीन नहीं रहा, उसे पहचान नहीं रहा, उसे इतनी समझ नहीं आ रही कि ये तो पढ़ा पढ़ा सा है, ये तो सुना सुना सा है, ये तो उसने कहा था, ये तो वहाँ सुना था, ये तो अब कहा है, ये तो जानते ही हैं। कोई भी नई बात, नया बदलाव, नया संकेत, वो कहते हैं ना कि प्याज की परतों सी परत दर परत, अगर कविता का इनर सेल्फ ही उद्घाटित नहीं हो रहा, अगर कविता कोई नई आंच या पड़ताल नहीं कर रही है, कोई खोज खबर नहीं ला रही है, यदि छिपे हुए कोने अतरों को नहीं देख पा रही है कविता, उसकी विषय वस्तु और उसका केंद्रीय मूल भाव वही का वही बार बार आप समेटे जा रहे हैं और बार बार वही आप परोस रहे हैं और वही आपका बाजार बना हुआ है, तो फिर बेकार है। ऐसी रचनाधर्मिता और ऐसी रचनात्मकता दो कौड़ी की कि जो आप कहीं, क्योंकि कविता सतत है, कविता यात्रा करवाती है, कविता किसी फलागम तक पहुंचने का नाम नहीं है, कविता किसी उद्देश्य तक पहुंचकर ठहर कर सुस्ताने का नाम नहीं है। कविता यात्रा है, संघर्ष है, जूझ है, आंदोलन है। कविता लगातार में, कंटिन्यूटी जिसे मैंने कहा सतत में है, तो बिना उसे भोगे जाने दुख में है और दुख गा दिया, तो फिर दुख को भोगा कब, उसका सुख कब लिया? दुख का भी सुख होता है। उस अनुभव से समृद्ध हुए ही नहीं, उस अनुभव को भीतर तक पिरोया ही नहीं, उसमें समाये ही नहीं और फट से उसको लिख दिया, फट से उसको जुबान दे दी, फट से उसको प्रकाशित करवा दिया। तो ये जो हड़बड़ी है, कृष्ण कल्पित इसी गड़बड़ी को पकड़ते हैं और चिन्हित करते हैं। और बड़े बेबाक, मैंने आपको उनका परिचय देते हुए भी बताया कि ये साहस, ये जोखिम कृष्ण कल्पित उठाते हैं और तमाम प्रतिष्ठित जितने रजिस्टर्ड और नामचीन और सर्वप्रिय और विशेष हो जाते हैं कवि, रजिस्टर्ड हो जाते हैं, उन सब पर दरअसल संकेत करते हुए, चोट करते हुए चलते हैं। और ये बेबाकी उन्हें दरअसल महत्वपूर्ण कवि बनाती है। उनकी कविताओं को इसीलिए चिन्हित किया जाना चाहिए और सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में इसीलिए शामिल किया जाना चाहिए। एक अलग और कविता, शब्दों की चीथड़े, ये कविता भी मुझे बहुत भाई, आप सुने। न अनुभव की आँच, न भाषा की अकुलाहट, न शब्दों का सांच, फिर भी कवित्व पर कवित्व कहे जा रहा था वह चारण कवि। कवि को जो कवि चारण कह रहा हो कि प्रशस्ति, यशोगान, चापलूसी, चाटुकारिता, लोलुपता में बंधे बिंधे जो कवि हैं, दरअसल उनकी कविताओं पर जो दरबारी संस्कृति आज भी बनाए हुए हैं, राजाओं की मृत्यु के बाद भी, ईश्वर की मृत्यु के बाद भी, जो आज भी भक्ति में लीन हैं, जो
भजन गा रहे हैं, जो यशोगान, प्रशस्ति गान और भजन में लीन हैं, ऐसे भक्तों को दो टूक जवाब इस कविता में कृष्ण कल्पित दे रहे हैं। केसर कस्तूरी के कीचड़ में धसी, ठंड में ठिठकी खड़ी रात देखती रही, भिखारी भाषा का फूहड़ नाच। गोखे पर उभी मुझ में उस पल ही तो घुमड़ी थी, उस पल ही तो घुमड़ी थी नदी की पागल देह, उस पल ही उमड़ा था मुझ में पाखियों का उन्मुक्त कलरव, उस पल ही जागा था मुझ में सोया पड़ा बावला दुख, उस पल ही तो निसरा था मेरे अधरों से कोई अछूता शब्द। निसरना, निसरा, इतने दिनों बाद सुना कभी, भी गया मन, निकला। कौन ऐसे शब्दों को चुनकर लाता है? ये ठेठ गवाई शब्द हैं और चालू नहीं हैं। ये व्यवहार में, चलन में भले कम हो, लेकिन इनकी अपनी गरिमा है। ऐसे शब्दों की अपनी गरिमा है और कृष्ण कल्पित इन्हें चिन्हित करते हैं। उस पल ही तो निसरा था मेरे अधरों से कोई अछूता शब्द, उस पल ही तो फैला था मुझ में आवारा गीतों का गरमास। हाँ, उस पल ही तो पहचानी थी मैंने अपने अनुभव की आभा, औचित ही घेर लिया था जिसने। बहुत धीमे धीमे पग धरती, डरती डरती मैं निकल आई दी हुई भाषा के अंधेरे से, अपने शब्दों के उजास में। पहली बार देखा मैंने अपने इतने पास धूप को, पहली बार ही देखा मुझे उतरती भोर में। सुनसान पड़ा पंडाल, उजड़ी हुई महफिल, कुचले हुए फूल, कांपते हुए पत्ते, झड़ता हुआ अवसाद। कुचले हुए फूल, कांपते हुए पत्ते, झड़ता हुआ अवसाद, हाफता हुआ यशोगान, मरे हुए छंदों की कटी हुई पांखें, उतरते नशे की थकी थकी आंखें। इस जरी गोटेदार भाषा के बांदी समय में मैंने कहा ना, दरबारी संस्कृति, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, जामे गुलिस्तां क्या होगा। तो आज भी राजाश्रय में ये जो चारण भाट गा रहे हैं, बिरद गान, यशोगान, प्रशस्ति गान, वो कितना भी अराजक है, क्रूर है और हिंसक है, लेकिन आप तो गाथा ही उसकी महागाथा में ही लीन है, तल्लीन है। इस जरी गोटेदार भाषा के बांदी समय में कौन समझेगा मुझ पगलेट को, कि मुझ पगलेट को तो अपने ही खोजे शब्दों के बदरंग चीथड़े प्यारे हैं। चिंदी चिंदी चीथड़े, भोगा हुआ, अनुभूत, छोटे छोटे अनुभव, छोटी छोटी स्थितियों, छोटी छोटी घटनाओं, छोटी छोटी घटने वाले जो दिनचर्या के पल हैं, क्षण हैं, उन सबको कृष्ण कल्पित थामते जाते हैं, सजोते जाते हैं, पकड़ते जाते हैं। ये पैबंद नहीं है, ये कट पीसेस हैं, और ये कट पीस जो हैं उतने ही संरक्षित, सुरक्षित करने योग्य हैं कि जिनसे एक बड़ा सा सुख दुख का कनात बनता है, एक बड़ा सा कैनवास बनता है कविता का। जो लड़े हैं, थके हैं, हारे हैं, उनके ही तो ये सहारे हैं। तो मेरे ये बदरंग चिथड़े जो हैं, जो औरों को चुभते हैं, खुबते हैं, जो औरों को नापसंद होते हैं, सजी सवारी आभूषणों से लैस, सुंदर वस्त्रों में सजे हुए, भाव कितने भी बदरंग हों, भाव कितने भी भिखारी हों, अगर ऊपर से सजाए और आवरण से सुसज्जित ऐसी कविताओं के आगे तो मेरे ये चीथड़े बदरंग लोगों को दिखाई देते हैं। पर हम तो लड़कर, थक कर, हार कर, जूझ कर इन्हें बटोरते हैं, सजोते हैं। साथियों, बेहतरीन कविताएं थी, इस पर हम विस्तार में चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया।